मामले में आज आर्यन खान की बेल पर किसी भी वक्त हाई कोर्ट में जो सुनवाई है वो शुरू हो सकती है। तीनों भी जो वकील हैं, मुनमुन के साथ ही साथ अरबाज के और आर्यन के, तीनों भी वकील जो हैं अभी कुछ देर पहले ही कोर्ट के अंदर गए हैं। साथ ही साथ जो आर्यन खान है पिछले 20 दिनों से ऑर्थर रोड जेल में बंद है, तो जो सुनवाई है वो कभी भी जो है वो शुरू हो सकती है। कल भी ये जो सुनवाई है वो जारी थी, जिसमें आर्यन खान के वकील ने कई सारी जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने पेश की थी। तो आज देखना ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि एनसीबी के द्वारा क्या कुछ चीजें जो है कोर्ट के सामने पेश की जाएंगी, एनसीबी क्या कुछ दलीलें जो है कोर्ट के सामने पेश करेगी। तो ये देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि पिछले 20 दिनों से जो आर्यन खान है वो जेल में बंद है। तो इन तीनों की बेल की जो बात है आज खुलकर सामने आएगी, क्योंकि अगर आज बेल की जो खबर है वो बाहर नहीं आती तो कल या परसों तक अगर ये खबर नहीं आएगी तो आर्यन खान को जो है जेल में लंबा वक्त काटना पड़ेगा, क्योंकि दीपावली शुरू हो जाएगी, जिसके वजह से जो कोर्ट है वो काफी ज्यादा दिनों के लिए बंद रहेगा। तो आर्यन खान को और भी ज्यादा दिनों के लिए जेल में रहना पड़ेगा। तो अभी किसी भी वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट में ये जो पूरी बेल की सुनवाई है वो शुरू हो सकती है। तीनों के जो वकील हैं वो हाई कोर्ट पहुंच चुके हैं। तो ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि एनसीबी द्वारा आज कौन सी सारी जो दलीलें हैं वो कोर्ट में पेश की जाएगी, क्योंकि एनसीबी पूरी कोशिश करेगी कि जो आर्यन खान है उन्हें बेल ना मिले, क्योंकि इसके पहले भी उन्हें हाई कोर्ट में यही कहा था कि अगर आर्यन खान को बेल मिल जाती है तो इनका जो केस है वो काफी ज्यादा जो है कमजोर पड़ जाएगा, जिसके चलते आज का जो पूरा बेल हियरिंग है उससे देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कुछ देर बाद में कि हियरिंग में जो एनसीबी है क्या कुछ दलीलें जो है वो हाईकोर्ट के सामने रख रही है, क्योंकि आर्यन खान के जो वकील है उन्होंने कई सारे जो स्ट्रॉन्ग मुद्दे हैं वो कल कोर्ट के सामने रखे। जैसे कि उन्होंने ये बात उठाई कि आर्यन खान के पास से बिल्कुल भी जो ड्रग्स है वो बरामद नहीं हुआ था, जो भी ड्रग जो है वो बरामद हुआ था वो मर्चेंट के पास से हुआ था। तो किस बेसिस पे जो मुंबई पुलिस है उन्होंने आर्यन खान को जो है जेल में बंद किया। साथ ही साथ उन्होंने ये तक बोला कि जिस चैट की एनसीबी बात कर रही है वो जो पूरा चैट है वो 2018 या 2019 का है, तो उस बेसिस पे अगर एनसीबी उनको इतने दिन तक जेल में बंद रख रही है तो ये सही बात नहीं है। तो आर्यन खान के जो वकील है वो मुंबई के काफी बड़े वकील हैं, तो उन्होंने काफी सारी जो बातें हैं, काफी सारी जो दलीलें हैं वो जो है कोर्ट के सामने रखी। इस वक्त हमारे साथ विवेक गुप्ता जुड़े हुए हैं, तो चलिए उनसे ही जानते हैं। विवेक, आपसे जानना चाहेंगे अभी कुछ ही वक्त में जो है बेल हियरिंग जो है वो शुरू हो जाएगी, तो आपको क्या लगता है एनसीबी ऐसी कौन से सारे जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने पेश करेगी कि आर्यन खान को जो है आज बेल ना मिल सके? आश्रय, देखिए ये काफ़ी ज़्यादा अब इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा कि आर्यन खान की बेल एप्लीकेशन आज बॉम्बे हाई कोर्ट में दूसरा दिन है जब जिरह शुरू होगी। और हालांकि आपको बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में आर्यन खान को मुकुल रोहतगी जो एक्स एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अटॉर्नी मुकुल रोहतगी ने कल इंपॉर्टेंट पॉइंट कोर्ट में रखे गए थे और साफ तौर पर बताया था कि एक 23 साल का लड़का जो कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पढ़कर आया हुआ है और एनसीबी ने उसे गिरफ्तार किया गया है। और एनसीबी ने यह भी दावा किया कि उसके पास से ना ही ड्रग्स मिले हैं और ना ही कंजम्पशन, यानी कि पोजेशन और कंजम्पशन का मामला आर्यन खान पर नहीं बनता है। सिर्फ और सिर्फ एनडीपीएस एक्ट 29 यानी कि कॉन्स्पिरेसी के तहत आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर मुकुल रोहतगी ने चैलेंज किया गया है और साफ तौर पर बताया गया है कि आर्यन खान को गलत तरीके से, इलीगल तरीके से गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि पोजेशन नहीं है, कंजम्पशन नहीं है, सिर्फ कॉन्स्पिरेसी के तहत उसे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि अगर आर्यन खान को कॉन्स्पिरेसी में अगर नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार भी किया है तो उसे गिरफ्तार करना ही गलत है, और ड्रग्स मिला है, ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया है तो उसे सीधे रिहैब में भेज देना चाहिए, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने नहीं किया। रिहैब में ना भेज कर सीधे उसे जेल भेज दिया। पिछले कई दिनों से आर्यन खान जेल में है और यही वजह है कि अब मुकुल रोहतगी साफ तौर पर कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं और बोल रहे हैं कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है वो गिरफ्तारी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि व्हाट्सएप चैट जो सबसे अहम है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो बार बार बोल रही है कि जो व्हाट्सएप चैट्स है उसमें ड्रग्स की लेना देना, ड्रग्स की ट्रैफिकिंग, पैसे को लेन देन की बातचीत की जा रही है, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो अपने आप में काफ़ी बड़ा सबूत मांग रहा है। लेकिन मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में साफ तौर पर कहा है कि ये जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो 2 अक्टूबर को जब क्रूज ड्रग्स पर रेड हुई थी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को रेड हुई थी, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। ये व्हाट्सएप चैट आर्यन खान और जो दूसरे लोग हैं वो 2018 और 2019 की व्हाट्सएप चैट हैं। तो उसको लेकर मुकुल रोहतगी ने बोला कि इतने पुराने व्हाट्सएप चैट पर आप कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हो और कैसे बोल सकते हो कि ये एक इंटरनेशनल लिंक है और आर्यन खान को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। श्रेया?
देखिए, आर्यन खान तो पिछले 20 दिन से ऑथर जेल में बंद है, लेकिन अब शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी भी जो है एनसीबी के जो है चपेट में आने वाली हैं, क्योंकि ये जो पूरा वसूली का जो मामला है वो सामने आया है। उसमें जो दिल्ली की टीम जो मुंबई पहुंची है वो पूजा डडलानी को ही जल्द समन देकर पूछताछ के लिए बुला सकती है, क्योंकि पूजा डडलानी भी इस पूरे हिस्से का जो है काफी अहम है, तो जिसकी वजह से उनको किसी भी वक्त जो है एनसीबी की टीम जो है वो उन्हें समन देकर एनसीबी दफ्तर बुलाकर उनसे पूछताछ कर सकती है। विवेक, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो पूजा डडलानी का जो समन देकर उन्हें एनसीबी दफ्तर बुलाने की बात हो रही है, तो वो कब तक ये सारी चीजें हो सकती है? क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही ये जो पूरी टीम है उन्होंने समीर वानखेड़े से भी पूछताछ की है, तो पूजा डडलानी को कब समन जा सकता है और उन्हें कब पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? आश्रय, देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जो दिल्ली से जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की विजिलेंस की टीम आई है, जिससे डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह लीड कर रहे हैं, वो आज अपनी टीम के साथ जो 5 लोगों की टीम है वो मुंबई पहुंच चुकी है और उन्होंने अपनी जांच शुरू कर दी है। कुछ देर पहले ज्ञानेश्वर सिंह मुंबई के नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के दफ्तर से बाहर निकले और उन्होंने आधिकारिक तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि ये जांच शुरू हो चुकी है। अब इस पूरे मामले में समीर वानखेड़े से भी पूछताछ की गई, उनका स्टेटमेंट लिया गया। अब इस पूरे मामले में जो विजिलेंस टीम है ये जांच कर रही है कि जो भी जांच के दायरे में आएगा या फिर जिसका भी स्टेटमेंट लिया जाएगा उन सब से पूछताछ होगी, क्योंकि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के ऊपर छोटे मोटे आरोप नहीं लगे, एक बड़ा आरोप लगा है, एक्सटॉर्शन, उगाही करने का आरोप लगा है। और ये आरोप और किसी ने नहीं बल्कि नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की जो पंच है प्रभाकर सैल, उसने ही एफिडेविट में ये आरोप लगाए हैं। आपको अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो इस पूरे मामले में पंच है प्रभाकर सैल, उसने एफिडेविट में साफ तौर पर लिखा था कि जो समीर वानखेड़े हैं उन्होंने जब रेड की थी तो रेड के दौरान फ़ोन पे बातचीत करके उन्होंने सुना था कि 25 करोड़ रुपए की डील होनी है, 18 करोड़ रुपए को डील कर दिया जाए और 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को देने हैं। इसी के एफिडेविट के आधार पर ही नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने अपनी पूरी जांच का दायरा बढ़ाया है, विजिलेंस की टीम बनाई है और विजिलेंस की टीम फिलहाल मुंबई में है और ये जो आरोप लग रहे हैं एक्सटॉर्शन के, उगाही के, उसकी जाँच उन्होंने शुरू कर दी है। आपके पास वापस आएंगे। देखिए, किसी भी वक्त जो है कोर्ट में जो है आर्यन खान की बेल की सुनवाई शुरू हो सकती है। कल जो है आर्यन खान के वकील ने कई सारी जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने पेश की और वो कई सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो उन्होंने जो है कोर्ट के सामने पेश किए, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि आर्यन खान के पास से बिल्कुल भी कोई भी मात्रा में जो है वो ड्रग्स बरामद नहीं हुए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी सारा ये चैट का मामला सामने आ रहा है, तो ये जो पूरा चैट है वो कुछ सालों पहले का है, जैसे कि 2019 और 2020 का। तो आज ये देखना बहुत जरूरी होगा कि आखिरकार इस बेल पर क्या हाईकोर्ट का फैसला आता है। देखिए, प्रभाकर ने एक एफिडेविट जारी किया था जिसमें उन्होंने समीर वानखेड़े के साथ साथ कई सारे लोगों पर जो है वसूली के इल्जाम लगाए थे, जिसके बाद दिल्ली से एनसीबी की 5 लोगों की टीम जो है वो मुंबई के एनसीबी दफ्तर पहुंची है कुछ देर पहले और कुछ देर पहले ही समीर वानखेड़े से जो है वो पूछताछ शुरू की गई, जिसमें जो है कई सारे उनसे सवाल पूछे होंगे, क्योंकि ये जो पूरी टीम है उन्होंने 12 बजे जो है प्रभाकर को भी जो है एनसीबी के दफ्तर बुलाया था। साथ ही साथ उन्होंने एनसीबी में ही समीर वानखेड़े से भी इस पूरे मामले में जो है वो पूछताछ की है, क्योंकि प्रभाकर ने ये दावा किया था कि 25 करोड़ रुपयों की जो बात है वो यहाँ पर हुई थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बात सुनी थी कि उन 25 करोड़ रुपए में से 8 करोड़ रुपए जो है वो समीर वानखेड़े को मिलने हैं, जिसके चलते कई सारे जो आरोप हैं वो समीर वानखेड़े पे लगे। जिसके बाद दिल्ली की जो 5 लोगों की टीम जो मुंबई पहुंची है उन्होंने समीर वानखेड़े से जो है पूछताछ की। 5 सदस्यीय टीम, एक स्पेशल इंक्वायरी टीम मुंबई पहुंची है। जो एफिडेविट में लगे हुए एलिगेशंस थे उसके संबंध में जांच टीम गठित की गई है। उसके लिए आज हम लोग मुंबई आए हैं। इस कार्यालय से कुछ कागजात इकट्ठे किए गए हैं, रिकॉर्ड इकट्ठे किए गए हैं और साक्ष्यों को बुलाया गया है। मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि इस इंक्वायरी के बारे में आप लोगों को जिस तरह से आप लोग पूछ रहे हैं रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देना मुश्किल है, क्योंकि ये संवेदनशील इंक्वायरी है और इससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। आज के लिए, अभी के लिए इतना काफ़ी है
कि हम लोगों ने जांच शुरू कर दी है। आगे साक्ष्यों का स्टेटमेंट वगैरह होगा। जब हम किसी निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तो आप सबके साथ उसका रिजल्ट साझा किया जाएगा। देखिए, समीर वानखड़े जो है काफी ज्यादा मुश्किलों में पड़ गए हैं। जहां एक तरफ जो दिल्ली के 5 लोगों की टीम आई है वो उनसे पूछताछ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ जो नवाब मलिक हैं वो लगातार जो है समीर वानखड़े पे अलग अलग इल्जाम लगा रहे हैं। ऐसे में समीर वानखड़े के जो पिता हैं उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और नवाब मलिक ने समीर वानखड़े पे जितने भी सारे इल्जाम लगाए हैं उन्होंने उसे बेबुनियाद बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो शादी का नामा जो बाहर आया है वो उर्दू में आया है, जिसके चलते वो नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिरकार उसमें क्या लिखा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो लोग पहले से ही हिंदू हैं तो मुसलमान में कन्वर्ट होने की बात कहां से आ रही है उन्हें पता नहीं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं समीर वानखेड़े के पिता। सर, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि नवाब मलिक डेली एक नया आरोप लगा रहे हैं। आज निकाह नामा उन्होंने एक ट्वीट किया है। उनका कहना है कि जब उस निकाह नामे में जो है दाऊद लिखा हुआ है नाम आपका, तो फिर आप कैसे जो है IRS की नौकरी ले सकते हो? मैं खुद ही एक शेड्यूल कास्ट हूँ, पैदाइशी शेड्यूल कास्ट हूँ, तो मेरा बेटा कैसा हो सकता है दाऊद? उसका जो क्या नाम लिखा है वो कैसा हो सकता है? हमने कोई हमारा हक है वो लिया हमने, वो तो मेरी जाति है वही है। ये शादी के लिए निकाह के लिए कुछ लिखा होगा। तो उनका कहना है कि आप शेड्यूल कास्ट से आते हैं, तो फिर आपने निकाह कैसे किया? क्या अपनी पहचान छुपाई आपने? वो प्यार से, अभी दोनों मेरा बेटा और वो पहले भी प्यार से थे। बिफोर मैरिज वो मेरे गवर्नमेंट क्वार्टर में आती थी, मेरी बहू, आपस में बातचीत चल रही थी। उनको सब मालूम था मैं कौन हूँ, क्या हूँ। मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। मैं सीडी वेयर हाउस के गवर्नमेंट क्वार्टर में रहता था। बिफोर मैरिज मेरे बहू आती थी घर में, मेरे मिसेस को मिलती थी। तो कोई ऐसा प्यार से बोलता होगा तो नवाब मलिक साहब को ऑब्जेक्शन नहीं लेना चाहिए इसके बारे में। कोई किसको अनवर, दाऊद, कोई कुछ भी बोल सकता है। एक दूसरे के फ्रेंड है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो निकाह नामा में आपका नाम दाऊद कैसे लिखा गया है, इसके बारे में कुछ जानकारी है? नहीं, मुझे उर्दू नहीं आती है। मेरे मिसेस ने सब लिखा होगा ये, क्योंकि निकाह तभी होता है कि जब वो कुछ मुस्लिम नाम हो, ऐसा कुछ रीति रिवाज है, तभी निकाह कबूल होता है वो। तो इसीलिए शायद मेरे मिसेस ने लिखा होगा। और ये निकाह हुआ ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन इस पे क्या लिखा है ये मुझे मालूम नहीं है। लेकिन सर, जिस तरह से उन्होंने कहा है कि जो निकाह नामा है अगर वो गलत हुआ तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, राजनीतिक संन्यास ले लूंगा, लेकिन समीर का परिवार ये साबित करे कि जो निकाह था वो कैसे हुआ, क्योंकि अगर 2 जात होती है मुसलमानों में तो निकाह नहीं होता। मैं पहले बता चुका हूँ आपको इतना PC में कि 2 अलग जात है तो निकाह हो ही नहीं सकता। इसीलिए मेरे मिसेस ने ये निकाह ये किया होगा, मेरे मिसेस ने ये सब किया होगा। माफिया से संबंध होने के समीर के आरोप लगाए हैं नवाब मलिक ने। ये तो मुझे भी शर्म आती है। अंडरवर्ल्ड को खुद पकड़ने वाला NIA में एडिशनल SP था। अंडरवर्ल्ड को सब उसने ये कर दिया। चिंकू पठान अंदर घुसता है, अंडरवर्ल्ड तबाह करता है, फैक्ट्रीज पकड़ता है, इतने बड़े बड़े क्रोज ऑफ रुपीज का ड्रग पकड़ता है। तो अगर वो संबंध होते तो वो ये काम ही नहीं करता। ये सब गलत है, सरासर गलत है इसका। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो निकाह नामा है वो सही है और ये निकाह हुआ था? हाँ, निकाह हुआ था, ये सही है। मैं भी निकाह में था, ये सही बात है। निकाह नामे पे आपका हाँ, सिग्नेचर भी। लेकिन उसके बाद में तो मेरे बेटे ने स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। कोर्ट जाऊंगा, पहले वकील से पूछूंगा, बेटे से पूछूंगा, एस्ट्रोसिटी लगाऊंगा। इसने मेरा पर्सनल लाइफ, मेरी फैमिली का, मेरे बहू का, मेरे बेटे का पूरा पर्सनल लाइफ उसने ओपन कर दिया। इसलिए मैं 100% उसके अगेंस्ट में कोर्ट में जाऊंगा। देखिए, समीर वानखड़े के पिता ने भी यही कहा कि समीर वानखड़े पे जितने भी सारे इल्जाम लगे हैं वो गलत है। वैसे ही समीर वानखड़े की जो पत्नी है उन्होंने भी नवाब मलिक के सारे इल्जामों को जो है वो गलत बताया। साथ ही साथ उनका मानना ये है कि नवाब मलिक जो है वो पर्सनल चीजों को बाहर निकाल रहे हैं, जो सही बात नहीं है। साथ ही साथ उनका मानना ये है कि नवाब मलिक के भतीजे को जो 9 महीने समीर वानखड़े की वजह से जेल में रहना पड़ा, उसका बदला नवाब मलिक लेते नजर आ रहे हैं। मौजूद हैं समीर वानखेड़े जी की पत्नी क्रांति रेड्डीकर वानखेड़े जी। मैम, सबसे पहले जानना चाहेंगे, जो हर दिन नवाब मलिक सामने आके सुबह सुबह ट्विटर पर तमाम चीजें डिस्क्लोज कर रहे हैं, उसमें पर्सनल चीजें भी बहुत सारी हैं। आज उन्होंने निकाह नामा ट्वीट किया है और साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं जो वानखेड़े फैमिली है उन्होंने अपनी असली पहचान छुपाई। निकाह नामा जो है वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे किया गया था, और निकाह नामा आने से क्या हो जाता है?
उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनकी लीगल सर्टिफिकेट्स पे नाम है, जो रिलीजन है, जो जात है, वो चेंज हो जाती है। एक इंसान जात के साथ पैदा होता है, उसकी जात कोई उसे छीन नहीं सकता। अगर वो मार पैदा हुआ है तो उसको ब्राह्मण नहीं बनाया जा सकता, अगर वो ब्राह्मण पैदा हुआ है तो उसको क्षत्रिय नहीं हम बना सकते। तो ये क्या बात कर रहे हैं इन्होंने? इनको कहिए उनकी माँ ने अपनी बोलते हैं ना, जो रिलीजियस इमोशंस के लिए समीर जी से, मेरे फादर इन लॉ से ये सर्टिफिकेट पे साइन करवाया था, ताकि उनकी तसल्ली हो इस चीज से। तो इमोशनल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करने के लिए समीर ने ये डिसीजन लिया। एक बेटा करके उसने सिर्फ माँ की खुशी के लिए ये किया, लेकिन उनको ये पता था, इसलिए उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, जब दो अलग रिलीजन के लोग शादी करते हैं तब उनको एक स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर शादी करनी पड़ती है, और ये उसका सर्टिफिकेट है जहाँ पे दोनों पता चलता है कि दोनों बालिग है, दोनों की सहमति से ये शादी हुई है। यहाँ पे कोई भी फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज नवाब भाई, आप थोड़ा और रिसर्च कीजिए। अगेन एंड अगेन आपके सारे क्लेम्स फॉल्स हो रहे हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास हमेशा एक काउंटर क्लेम होता है। वहीं समीर वानखेड़े को इस तरह से घसीटा जा रहा है, क्योंकि उन्होंने पिछले 1 सालों में देखें तो करीब 150 के करीब कार्रवाइयां की हैं। जी एग्जैक्टली। और मुझे ऐसा लगता है कि नवाब जी वेट कर रहे थे कि उनका दामाद कभी बाहर निकले और ये सब कारनामे वो शुरू करे, क्योंकि वो अंदर रहते हुए उनको ये सब करना नहीं था शायद से, ताकि उनको बेल नहीं मिले जो भी। तो इसीलिए उन्होंने अभी ये कारनामे शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ये बाहर निकला है। आर्यन केस सिर्फ इस चीज का एक भाग है छोटा सा, ये पूरा केस है नहीं। तो ये पूरी दूसरी सोची समझी साजिश हो रही है। ये पर्सनल वेंडेटा और बदला है, और यही चल रहा है। देखिए, नवाब मलिक ने आज ट्विटर पे एक पिक्चर जारी की जिसमें समीर वानखेड़े की जो पहली बीबी हैं वो नजर आ रही हैं। साथ ही साथ जिसके बाद न्यूज़ 18 इंडिया उस काजी तक पहुंची जिसने जो है समीर वानखेड़े की पहली बीबी के साथ उनका जो निकाह करवाया था। साथ ही साथ उस जो है उन्होंने ये कहा कि हाँ, वही वो शख्स थे जिन्होंने उन दोनों की शादी करवाई थी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरे शादी के दौरान समीर वानखेड़े की बहन और समीर वानखेड़े के पिता जो है वो वहाँ मौजूद थे। तो साफ तौर पे ये साबित होता है कि जो समीर वानखेड़े हैं उनकी पहली बीवी से जो शादी है वो मुस्लिम रीति रिवाज से होती है। तो न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिवली वहां पर जो है बात करने की कोशिश की काजी से, जिसने साफ तौर पर ये बताया कि हाँ, उन्होंने ही जो है समीर वानखेड़े और उनकी पहली बीवी की जो है वो शादी करवाई थी। जिसके बाद जो है नवाब मलिक ने और भी कई सारे जो इल्जाम है वो समीर वानखेड़े पर लगाए। मेरे साथ काजी मुजम्मिल जी हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि समीर वानखेड़े हिंदू थे, जानबूझ करके पूरे के पूरे इस पूरे मामले को डाइवर्ट किया जा रहा है, पूरे मुद्दे को डाइवर्ट किया जा रहा है, इसको आप चूँकि उस समय थे, क्या था पूरा वाक़या? सुन लीजिए, वहाँ जब इनका निकाह हुआ है तो वहाँ समीर साहब मुसलमान थे, बाप दाऊद भी मुसलमान थे। अगर ये दोनों मुसलमान ना होते तो ना ये रिश्ता होता, ना ये निकाह होती। जो काजी निकाह पढ़ाया है उसमें से एक भी अगर हिंदू होता तो निकाह नहीं होती। वो सब इस वक्त जो कह रहे हैं हिंदू हैं, ये सब झूठी बात है, और उस वक्त सब मुसलमान थे। जो निकाह नामा जो आज नवाब मलिक ने ट्वीट किया है, बिल्कुल सही है, वो मैं देख चुका हूँ। उन्हें कहा नामा बिल्कुल सही है, उस पर मेरी भी दस्तखत है, गवाहों की भी दस्तखत है, समीर की भी दस्तखत है, शबाना की भी दस्तखत है, और वो सब बिल्कुल सही है। और महर जो 33,000 है वो भी सही है, सब सही। लेकिन इसके क्या कन्वर्ट होने की बात भी आप तक कभी पता चली? कभी नहीं पता चली, आज तक भी नहीं पता चली। हम तो मुसलमान सबको समझते हैं, उनको भी। ये तो आज हम सुन रहे हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि उस वक्त तो मुसलमान थे जब निकाह हुआ है, वरना रिश्ता ही नहीं होता, काजी निकाह भी नहीं पढ़ाता। ये इस वक्त जो कह रहे हैं कि ये झूठ बोलते। पूरा निकाह हुआ था उस समय में कौन वाला में एक हाल है, बहुत बड़ा हाल है, वहाँ पे निकाह हुआ था और बहुत खुशी से निकाह हुआ था। और वहाँ जो दावत खाने वाले लोग थे, मेरा ख्याल है 2000 से कम नहीं होंगे। बहुत खुशी से निकाह हुआ, काहे कि बड़े लोग थे ना, जाहिद कुरैशी की लड़की भी, वो भी बड़े लोगों में थी, डॉक्टर थी। तो ऐसा मत सोचिए कि ये निकाह हिंदू होने की हालत में, हिंदू होने की हालत में हमारी शरीयत में निकाह नहीं होगा।
और ना काजी निकाह पढ़ाएगा। देखिए, आर्यन खान की जो बेल एप्लीकेशन है वो किसी भी वक्त जो है वो शुरू हो सकती है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि आर्यन खान के जो वकील हैं वो कुछ देर पहले ही जो है वो कोर्ट में पहुंच गए हैं। साथ ही साथ कल जो है हाई कोर्ट के सामने आर्यन खान के वकील ने कई सारी ऐसी दलीलें रखी, कई सारे ऐसे पॉइंट्स रखे जो एनसीबी को आज इनका सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो एनसीबी है वो लगातार ये कोशिश कर रही है कि आर्यन खान को जो है वो बेल ना मिल पाए। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर आर्यन खान को बेल मिल जाएगी तो इस केस में जो है काफी सारी चीजें छूट सकती हैं, जिसके चलते एनसीबी आज हर वो कोशिश करेगी कि वो अपना जो बेल एप्लीकेशन है वो ना होने दे। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें, अगर आर्यन खान को आज बेल नहीं मिलती है तो उनके पास कल और परसों का वक्त है, नहीं तो उसके बाद उन्हें और भी ज्यादा जो है जेल में वक्त काटना पड़ेगा, क्योंकि दीपावली आ रही है, जिसके चलते जो कोर्ट है काफी वक्त तक बंद रहता है। अभी तक जो आर्यन खान है वो 20 दिनों से ऑथराइज्ड जेल में बंद है, जिसके बाद अगर आज भी उन्हें बेल प्ली नहीं मिलती है तो उन्हें और भी लंबे समय तक जो है वो जेल में बंद रहना पड़ेगा। साथ ही साथ एनसीबी पूरी कोशिश करेगी कि हाई कोर्ट में आर्यन खान को बेल ना मिल पाए, लेकिन उसके साथ साथ आर्यन खान के जो वकील हैं उन्होंने कई सारी जो दलीलें हैं वो कोर्ट के सामने पेश की और उन्होंने कई सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो वहां पेश किए, जहां उन्होंने ये बताया कि जिस हिसाब से जो आर्यन खान को जो है जेल में बंद किया है, ना तो उनके पास कोई ड्रग मिली है और जिस चैट के आधार पर उन्होंने इतना जो केस है उसे खींचा है, वो जो चैट है वो काफी पुरानी है। और साथ ही साथ उन्होंने ये तक बताया कि नवाब मलिक और समीर वानखेड़े के बीच में जो भी नोकझोंक चल रही है उसमें खान परिवार का कोई भी हाथ नहीं है, ना ही पूजा डडलानी जो है उनका भी कोई हाथ नहीं है। लेकिन आज जो सुनवाई शुरू होगी तभी पता चलेगा कि एनसीबी क्या कुछ दलीलें जो है वो कोर्ट के सामने पेश करेगी ताकि जो आर्यन खान है उन्हें बेल नहीं मिल पाए। हम लगातार आपसे बता रहे हैं कि मुनमुन धमेचा, मर्चेंट और आर्यन खान तीनों के जो वकील हैं वो कोर्ट में पहुंच गए हैं और किसी भी जो वक्त है ये जो बेल एप्लीकेशन है उसकी सुनवाई किसी भी वक्त जो है वो शुरू हो सकती है। गुलमर्ग की सरजमी पर कलाकारों की महफिल, साहित्य और संस्कृति का एक शानदार दिन। देश के जाने माने चेहरे और साहित्यिक शख्सियत होंगे शामिल। गुलमर्ग लिट फेस्ट 2021। जम्मू कश्मीर की साहित्य और संस्कृति के सफर को दुनिया तक पहुंचाने के लिए न्यूज 18 ने बड़ी पहल की है। न्यूज 18 ने गुलमर्ग में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया है, जिसमें शामिल साहित्यकारों के जरिए दुनिया के नाम कश्मीर का पैगाम देने की कोशिश की गई है। I thought everybody would run away after lunch, but I'm very happy to see all of you here. I have grown up in almost every corner of India, except I haven't been to Bihar. That's the only place I haven't been to, though I've tried to plan it a couple of times, but I haven't been there. But my father was in the Air Force, not in the Army. He was in the Air Force, and so it started with Kohat, which is where I was born. And then we traveled to Delhi, Lucknow, Hyderabad, Kanpur, finally returned to Bombay after 4 years in England. So I've had an experience of all the kind of different cultures and the different attitudes that people went through, whether it was interracial, interclass, economic barriers. I've been through all of that. And so I'm quite qualified to write about people. Now, one thing about me is that I love meeting people. I love interacting with people. And I never hesitate. So, and it's amazing how much one learns from people. So my advice to all of you, doesn't matter whether you are an actor or a writer or a sportsman or what, keep your eyes and ears open and be interested in people's lives. And that's what makes you rich. That's what gives you the experience of being able to analyze, understand, include everybody in your life. I hope that I don't bear prejudices,
that I don't and I have no complexes. I wasn't born into a Birla, Mafatlal, Ambani family, but I've succeeded in what I wanted to do, which was communications and media and television and theater and films. I don't know how many of you have seen a film called Page 3. And I was in Page 3. I can see some heads nodding at the back, which is very nice. And I was also the casting director of Gandhi. I don't know how many of you have seen the film Gandhi. Well, there we are. So I consider myself pretty well known amongst some people. And so my गुलमर्ग की सरजमी पर कलाकारों की महफिल, साहित्य और संस्कृति का एक शानदार दिन। देश के जाने माने चेहरे और साहित्यिक शख्सियत होंगे शामिल। गुलमर्ग लिट फेस्ट 2021।